पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि 12 घर क्या है और 12 घर का कारक तत्व क्या है। पहला घर क्या है, दूसरा घर क्या है, तीसरा घर क्या है। ये घर जो हाउसेस हैं किस सीक्वेंस में हैं, किधर की तरफ जाते हैं, वो अपर मिडिल से होके एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम प्रेडिक्शन देते हैं तो इसमें और क्या क्या देखते हैं। हालांकि बहुत चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हम क्या देखते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट हम देखते हैं ग्रह। अब ग्रह जो हैं, आपस में ग्रहों का संबंध क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लें। ग्रह दानव और दैत्य ही हैं, सॉरी, दानव और देव ही हैं जो कि ग्रहों के रूप में हैं। अब सूर्य देव सूर्य भगवान है, चंद्रदेव देवता है, मंगल देव देवता है, बुध देव देवता है, गुरुदेव देवताओं के गुरुदेव हैं। अब उसी प्रकार से शुक्र देव दानवों के गुरु हैं, राहु दानव है और केतु दानव है। और शनि जो हैं, शनि देव देव जरूर हैं, परंतु शनिदेव को कहा जाता है कि शनिदेव कर्म फलदाता है, इसलिए वो न्याय प्रिय हैं और वो कभी भी देवताओं और दानवों में कोई भेद नहीं करते। वो न्याय में कोई भेद नहीं करते, इसलिए दानवों के वो मित्र हैं। अब यहाँ देखा जाता है कि देवता आपस में मित्र हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु ये आपस में मित्र हैं। दानव और शनिदेव ये आपस में मित्र हैं। शनिदेव शनि, शुक्र, राहु और केतु ये आपस में मित्र हैं। अब बुध देव की अगर हम बात करें तो बुध देव सबसे युवा है। बुध देव सबके मित्र हैं क्योंकि वो बुद्धिमानी से काम करते हैं और सबसे बना के रखते हैं। परंतु बुध देव की शत्रुता अवश्य है। चंद्रमा से और मंगल से बुध देव की शत्रुता देखी गई है। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर किसी भाव में पहले घर में लेट से अगर कोई ग्रह बैठे हैं, एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं सपोज, तो उनका आपस में संबंध कैसा है। अगर आपस में मित्रता का संबंध है तो वो उस घर को खराब नहीं करेंगे। पहला घर किसका है? पहला घर हमारा खुद का घर है। अब अगर उसमें कोई शत्रु ग्रह आके बैठ जाए, लेट से अगर पहले घर में 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर मतलब कर्क राशि और स्वामी हो गए चंद्रदेव। अब चंद्रदेव का घर है और वहां पे अगर कोई शत्रु उनका आके बैठ जाए तो वो पहले घर को खराब करेगा। तो चंद्रमा के शत्रु कौन होंगे? राहु, केतु, शनि और शुक्र। या ये इनमें से कोई अगर यहाँ बैठ जाए तो वो पहले घर को खराब करेगा। पहले घर मतलब स्वयं को हानि पहुंचाएगा, हमारे हेल्थ को हानि पहुंचाएगा, हमारे पर्सनालिटी को हानि पहुंचाएगा। अब उसी प्रकार से दृष्टियां होती हैं, ग्रहों की दृष्टि होती है। और दृष्टि से भी पहले मैं बता दूं कि ग्रह कितने ताकतवर हैं, पहले हमें ये देखना चाहिए। ये हम कैसे देखेंगे? ग्रहों की डिग्री होती है। जब हम किसी एप्लीकेशन में एक कुंडली देखते हैं तो या हमें ग्रहों की दृष्टि डिग्री दिखाई देती है कि ग्रह कितने डिग्री का है। अब अगर ग्रह 0 से 6 डिग्री का है तो इसका मतलब वो बाल्यावस्था में है, अभी वो थोड़ा कमज़ोर है। अगर वो 7 से 13 डिग्री का है तो इसका मतलब वो युवा अवस्था में है, वो अभी युवा है, अभी उसके अंदर ताकत है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा ताकत वो कब उसको रहती है? जब वो 19 से 24 डिग्री का रहता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, हम कह सकते हैं। और उसके बाद जब वो 24 के बाद 30 तक ये वृद्धावस्था में रहता है और मतलब बहुत ही कमज़ोर रहता है। इसलिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि अब
अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एक, किसी के पहले घर में शुक्र बैठ गया, तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि इंसान जो है, इंसान को लग्ज़री मिलेगा और धन भी मिलेगा, और शुक्र के गुण, शुक्र का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। पर कितना मिलेगा, ये कई सारी चीज़ें बताएंगी। जैसे कि वो अपने शत्रु ग्रह के घर में बैठे हैं, या फिर अपने घर में बैठे, उच्च होके बैठे हैं, नीच होके बैठे हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम यहाँ पे डिग्री की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए समराशि में है, अपने घर, अपने घर में है, या फिर उच्च के घर में है, और उनकी डिग्री, अगर उनकी डिग्री 13 से 18 के बीच हुई, तो इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है उस समय। उस समय उनका आशीर्वाद सबसे अच्छा मिलेगा। और अगर उनको किसी अ, उनको किसी ऐसे ग्रह ने, किसी ग्रह से अगर वो पीड़ित नहीं है, तो इसका मतलब उस शुक्र का सारा पॉजिटिव आशीर्वाद जो है वो उस जातक को मिलेगा जिसके कुंडली में बैठे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि ग्रहों का खेल है ये, ग्रहों को हमें समझना पड़ेगा। और मैं सबसे पहले थोड़ा सा समय ये लेना चाहूँगा कि ये बताने के लिए कि ये जो कुंडली है, जो एस्ट्रोलॉजी है, अगर अगर आप इसको खुद की कुंडली देखने के लिए भी समझना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहले के लोग, आज से बहुत पहले, या फिर पिछले युग में ले ले, या फिर अभी के युग में भी कई 100 साल पहले, जो लोग इस शास्त्र को पढ़ते थे, वो एज अ सब्जेक्ट पढ़ते थे, डीप नॉलेज लेते थे, क्योंकि ये शास्त्र भी केतु से संबंधित है। ये केतु क्या है? केतु जड़ है। पहली बात कि ये ऐसी विद्या है जो जो यहाँ से नहीं समझी जा सकती। अगर हम सोचें कि दिमाग लगा के इसको समझ पाए, तो क्योंकि ये केतु का सब्जेक्ट है, और केतु के पास तो दिमाग है ही नहीं, आप भी जानते हैं। तो केतु इंट्यूशन और अनुमान से सीखते हैं। यहाँ पे भी हमें रिलेशन को समझना है और अनुमान लगाना है। अब अनुमान, आप देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो कि लोग जो कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करते, लेकिन एक अनुमान उनको रहता है कि इस घर में ये बैठे हैं, तो इसका ये परिणाम निकलेगा, और लिटरली वैसा परिणाम होता है। तो केतु का काम होने का मतलब ये भी है यहाँ पे कि ये ऐसी कला है, ये ऐसी विद्या है जो जो सब विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तर्क संगत उतनी नहीं है। ये तर्क संगत नहीं है, और तर्क जो है, केतु तर्क नहीं करते। ईश्वर की बात जब हम करते हैं, तो क्या हम तर्क करते हैं? हम तर्क नहीं करते। तो ये विद्या भी ऐसी है, ये शास्त्र भी ऐसा है, यहाँ पे तर्क काम नहीं करता। इसलिए हमें हमें गहराई से स्वभाव को समझना है ग्रहों के। जब हम गहराई से ग्रहों के स्वभाव को समझेंगे, घरों के स्वभाव को समझेंगे, तो हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और अगर हम शॉर्ट्स और वीडियोस और छोटे छोटे क्लिप्स देख के हम ये समझें कि हम सिर्फ इतना समझ लेंगे कि हमें धन कहाँ से मिलेगा, हम शुक्र को देख लें, शुक्र हमारे ग्रह में कैसे, कितने योग बन रहे हैं, राजयोग कितने हैं, और हमारा विवाह कैसा होगा, कहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा, सिर्फ इतने के लिए अगर हम ज्योतिष सीख रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि आप ज्योतिष के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप इस शास्त्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ अपनी कुंडली, मैं लिटरल बता रहा हूँ आपको, कि अगर आप सिर्फ अपनी कुंडली देखना चाहते हैं और सिर्फ उसके लिए ही थोड़ा बहुत सीखना चाहें, तो आप मत सीखिए। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके
आप उनसे एक बार निवेदन कर देंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजर से अगर आप निवेदन कर देंगे तो मना नहीं कर पाएगा। उसका धर्म ही ऐसा है कि वो मना नहीं करेगा, वो आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आप अ, थोड़ा बहुत जान के मत आप, और आप जानते भी अगर हैं तो अधिकतम, मैं बता रहा हूँ, अधिकतर लोग जानना चाहते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि कुंडली है क्या। कुंडली आपको क्या बता सकती है? कुंडली आपको ये बता सकती है कि आपका जन्म किस लिए हुआ है। कुंडली आपको आपसे मिला सकती है। कुंडली आपको एक अच्छा इंसान बना सकती है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप कुंडली पढ़ना सीख रहे हैं और ग्रहों को समझ रहे हैं, उनके स्वभाव को समझ रहे हैं, और फिर सारे घर के स्वभाव को समझ रहे हैं, और फिर रिलेट कर रहे हैं, फिर समझ रहे हैं ना, आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, एक बदलाव आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि हाँ, अ, जीवन कैसे काम करता है, और ये क्या है, जीवन क्या है, समझ में आ जाएगा जीवन क्या है फिर। तो एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ इतने तक में सोच लेना कि सिर्फ पैसा मिल जाए, और पैसा कहाँ से मिलेगा, और जीवन साथी कहाँ से होगा, इतने इतना ही एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ये इसका अपमान है, सच बात तो ये है। तो मैं निवेदन करूँगा कि जो ये वीडियो देख रहा है वो ये प्रयास करे कि कुंडली या फिर एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से समझे, ज्योतिष को इस तरीके से समझे कि वो एक आईने के रूप में समझे। वो समझे कि वो हमें क्या सिखा रहा है, ये कुंडली हमारी हमें क्या बताना चाह रही है, कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है और हम कर क्या रहे हैं, हम क्या चीज़ करने के लिए आए हैं, किस ग्रह का आशीर्वाद है, किस ग्रह का कार्य कर सकते हैं हम, किस ग्रह का कार्य करेंगे तो हम सफल होंगे। चलिए, ये तो भौतिक बता रहा हूँ मैं, और हमारा जन्म क्या हुआ है, और हम ईश्वर को कैसे पा सकते हैं, ये सब हमको कुंडली बताती है। ठीक है, तो अब ग्रहों की बात करते हैं। तो मित्र ग्रह मैंने बता दिए कौन कौन से हैं, शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं। अब हम दृष्टि पे आते हैं, ग्रहों की दृष्टि। देखिए, ग्रहों की दृष्टि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक हमको रोल प्ले करती है दृष्टि, और वो रोल प्ले करती है, वो हमें बताती है कि जो ग्रह जहाँ बैठा है सिर्फ फल वहाँ का नहीं देगा, वहाँ का तो देगा ही देगा, लेकिन उसके अलावा वहाँ का भी फल देगा जहाँ उसकी दृष्टि आ रही है। जैसे जैसे अगर गुरुदेव बृहस्पति अगर किसी एक घर में बैठते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि वो जहाँ बैठते हैं वहाँ वजन लेके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु गुरु हैं। गुरु गुरु मतलब भारी, गुरुत्वाकर्षण। गुरु जुपिटर जो है वो सबसे सबसे बड़ा है, हमारे प्लैनेट्स में जुपिटर सबसे बड़ा है। तो जुपिटर जो है वो एक वजन लेके बैठता है, एक भार लेके बैठता है। तो जिस घर में बैठेगा उस घर को वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जिस जगह पे वो दृष्टि डालेगा, नुकसान पहुंचाएगा किस वे में? नुकसान पहुंचाएगा वो इस वे में कि वो व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। अगर पहले घर में गुरु आ गए तो इसका मतलब ये तय है कि जिस भी जातक की कुंडली के पहले घर में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, उस जातक को वो निखारेंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतना ज्ञान देंगे कि उसको निखार देंगे। हर चीज़ का ज्ञान देंगे, सही गलत हर एक चीज़ का ज्ञान दे देंगे उनको। मतलब ये गुरु ऐसा है कि पहले घर में गुरु का मतलब ये होता है कि इंसान अगर एक समाज में 10 लोगों में बैठ जाएगा तो लोग उसको सुनेंगे, फिर वो आकर्षण आकर्षण आ जाता है उसके अंदर, वजन आ जाता है, भार। जैसे कि जुपिटर के आसपास कोई आ जाए तो वो अपनी तरफ खींच लेता है तुरंत। सेम आप देखेंगे जिसके भी पहले घर में गुरु है, आप देखेंगे कि वो एक आकर्षण लेके बैठा है,
उसको ज़रूर थोड़ा सा वो करेगा, लेकिन जहाँ दृष्टि डालेगा वहाँ शुभ ही शुभ परिणाम देगा। 9 ग्रह में सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। उसके बाद गुरुदेव शुक्राचार्य, शुभ ग्रह की बात कर रहा हूँ मैं, शुक्राचार्य। और उसके बाद शुभ ग्रह हैं बुध, और चंद्र और बुध शुभ ग्रह है मंगल। परंतु चंद्र और बुध के साथ दिक्कत ये है कि चंद्रमा 15 दिन शुभ रहते हैं, 15 दिन अशुभ रहते हैं। और बुध के साथ ये दिक्कत है कि बुध जो है वो जिन ग्रह के साथ आ जाते हैं, युति बनाते हैं, उस ग्रह की तरह हो जाते हैं। तो वो शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। अब हम दृष्टि की अगर हम बात कर रहे हैं तो गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि 3 दृष्टि है उनकी, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब हर एक ग्रह की नैसर्गिक एक दृष्टि होती है, जो 9 ग्रहों को दी गई, वो है 7वीं दृष्टि। 7th हाउस से हर एक 7th हाउस को देखता है अपने से सामने। अगर पहले घर में बैठा है तो पहले घर से गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। हमेशा गिनती जिस ग्रह से हम बैठ रहे हैं, जैसे कि हम 1st हाउस में गुरु बैठे हैं और अगर हम वहां से 5वीं दृष्टि देखें तो वहां क्या होगा, पहले घर में जो बैठे हैं तो पहला हाउस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5th हाउस पे गुरुदेव की 5वीं दृष्टि बैठ जाएगी, फिर जाएगी 7th हाउस पे और फिर जाएगी 9th हाउस पे। तो 5, 7 और 9 ये हाउस, ये दृष्टि गुरुदेव की होती है। उसके बाद जो स्पेशल दृष्टियां, जो 3 दृष्टि मिली हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। उसके बाद मंगल की दृष्टि है। मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं। 7वीं दृष्टि जो सबकी होती है, हर एक ग्रह की होती है। उसके बाद 4थी दृष्टि और फिर 8वीं दृष्टि। ये 3 दृष्टि मंगल की होती है। मंगल के बारे में अगर हम बात करें तो मंगल है हमारा साहस, मंगल है हमारी हिम्मत कहूँगा मैं यहाँ पे। हिम्मत ऐसा कि खुद को चैलेंज दिए। हिम्मत मतलब वो कभी भी जल्दी ना हारे, हार माने ही नहीं, खुद को चैलेंज हमेशा करते रहे। और ऐसा कि गिर के फिर उठ जाए, फिर गिर के फिर उठ जाए, इस तरीके से ये ऐसी हिम्मत देता है। तो अगर मंगल की दृष्टि है, लोग कहते हैं ना मांगलिक है, मांगलिक का मतलब मंगल की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि पहले घर पे जा रही है, मंगल कहीं भी बैठा है और उसकी दृष्टि पहले घर पे जा रही है तो मांगलिक कहलाएगी, पहले घर पे और 7वें घर पे भी शायद। तो अब यहाँ पे मंगल की दृष्टियाँ हो गई, 4थी दृष्टि, 7वीं और 8वीं। इसके बाद अब हम बात करते हैं मंगल और गुरु के बाद शनि की। शनि देव की भी 3 दृष्टियां हैं, 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनिदेव की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ परीक्षा लेती है, तो इसलिए शनिदेव की दृष्टि का भी ध्यान हमें बहुत देना होता है। इसके बाद दृष्टि जो है वो है राहु और केतु की। राहु और केतु की दृष्टि के बारे में ऐसा कहा गया है कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इसको नहीं मानते, उतना मानते का मतलब उतना महत्व नहीं देते, पर बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि इसकी दृष्टि का एक जो है एक इम्पैक्ट देखा गया है। जैसे अगर राहु की दृष्टि 5वें घर पर पड़ रही है, 7वीं नहीं, 7वीं पड़ गई तो केतु बैठा है वहाँ पे, मतलब राहु की दृष्टि
पांचवी पड़ रही है। राहु की भी पांचवी और सातवीं और नौवीं दृष्टि होती है। अब अगर पांचवी दृष्टि पांचवें घर पे पड़ रही है, मतलब राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है सपोज, और तो वो पहले से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवी दृष्टि उसकी पांचवें घर पे जा रही है, तो ये देखा जाता है कि संतान होने में, पांचवा घर संतान का है, संतान होने में थोड़ी सी एक दिक्कत राहु ले आते हैं। राहु की दृष्टि सातवें घर पे आई है तो थोड़ा सा मनमुटाव अपने पार्टनर के साथ ले आते हैं। तो इसलिए एक नज़र हमें राहु और केतु की भी पांचवी और सातवीं, केतु की दृष्टि की बात करते हैं, केतु की दृष्टि भी पांचवी, सातवीं और नौवीं है। तो अगर पांचवी दृष्टि से आप देखें तो अगर जैसे कि केतु बैठा है नौवें घर में, तो 9, 10, 11, 12, 1 पहले घर को देख रहा है वो। तो अगर पहले घर को देख रहा है तो इसका मतलब ये देखा जाता है कि वो इंसान थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, वो इंसान थोड़ा सा आध्यात्मिक है, वो इंसान डीप सोचता है। एक दिखेगा ही दिखेगा वो चीज़ आपको, एक लगेगा कि हाँ ये काम कर रही है। जब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा, वो आपको ना वीडियो से पता चलेगा समझ के, ना ही बुक से पता चलेगा, वो आपको एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा। इसलिए आप खुद से एक्सपीरियंस करें और फिर देखें क्या रिजल्ट आता है। दृष्टि के बाद अब हम बात करते हैं जो हमारे घर हैं, 12 घर हैं, इनको बांटा गया है, इनको त्रिकोण में बांटा गया है, भाव त्रिकोण कहा गया है इसको। तो जैसे पहली, पांचवी और नौवीं, ये जो त्रिकोण है इसको धर्म त्रिकोण कहा गया है। धर्म त्रिकोण का मतलब कि ये यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेंगे वो आपको धार्मिक बनाने पर जोर देंगे। अब वहाँ पे अगर धर्म त्रिकोण में शुभ ग्रह हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो धार्मिक बनाएंगे बनाएंगे। लेकिन अशुभ ग्रह है तो वहाँ पे जैसे कि अब जैसे धर्म त्रिकोण में शुक्र बैठ गए, ठीक है, या फिर बुध बैठ गए, तो बुध बेसिकली हमको बुध जो है वो बिजनेस करना और बुद्धि देना और पढ़ना लिखना ये सिखाते हैं। वो धर्म में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हमें नहीं करते, तो वहाँ पे वो उतने कारगर नहीं होंगे। लेकिन यहीं पे गुरुदेव बृहस्पति बैठ जाए, शुक्र भी बैठ जाए तो बहुत अच्छा है। शुक्र बैठ गए, गुरुदेव बृहस्पति बैठ गए, और इस धर्म त्रिकोण में सूर्य बैठ जाए तो भी बहुत अच्छा है। तो ये जो शुभ ग्रह हैं, केतु बैठ जाए तो बहुत अच्छा है, धर्म आस्था के पीछे धार्मिक बनाएगा हमें केतु। तो इसलिए इन धर्म के त्रिकोण में धर्म वाले जो ग्रह हैं वो बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। उसके बाद आता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण है दूसरा, छठवां और 10वां। ये हमें अर्थ पाने में मदद करने वाले ग्रह हैं, घर हैं। अर्थ का मतलब ही होता है धन से, आर्थिक हमारी प्रगति जो है वो सेकेंड, और धन का घर सेकेंड हाउस है। सेकेंड हाउस से हम ये देखते हैं कि धन हमें कहाँ से मिलेगा, और उसके बाद सिक्स हाउस जॉब का है, जॉब से भी हम देखते हैं कि धन कहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद हमारा 10th हाउस भी है, वो भी हमारे कर्म का है, कर्म से भी हम धन को देखते हैं। तो ये अर्थ त्रिकोण है। अब इन जगहों पे अगर बुध बैठ जाए तो कितना शुभ है, शुक्र बैठ जाए तो बहुत शुभ है, अच्छा है। और अब अर्थ कमाना है, धन कमाना है, यहाँ राहु बैठ जाए तो दिमाग से अपने वो अर्थ कमा लेगा, बिल्कुल धन कमा लेगा। तो इन जगहों पे अर्थ त्रिकोण में अगर ऐसे ग्रह, केतु यहाँ पे उचित नहीं रहेगा उतना, क्योंकि केतु जो है वो हमें आध्यात्म की तरफ ले जाएगा, धर्म की तरफ ले जाएगा, तो धर्म के त्रिकोण में वो सही है। अब इसके बाद तीसरा जो त्रिकोण है वो है काम त्रिकोण। काम मतलब हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, वो हमें इस त्रिकोण से देखी समझ में आता है। वो है आपका
तीसरा, सातवां और 11वां, ये हमारा काम त्रिकोण है। इस त्रिकोण में हमें ये देखने को मिलता है कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो हम यहाँ से पूरी करते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे ग्रह बैठ जाएं जो कि हमारी इच्छा पूरी करने में हमारी मदद करें। काम त्रिकोण में जो भी राहु बहुत अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे गुरुदेव शुक्रदेव बहुत अच्छा काम करते हैं। काम त्रिकोण में बुध बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इसके बाद फोर्थ लास्ट त्रिकोण है, वो है मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण हमें मोक्ष, जैसे कि नाम से हमें पता चला कि मोक्ष दिलाएगा हमें। तो मोक्ष त्रिकोण में हम मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं, छोड़ने की। मोक्ष मतलब विरक्ति, वैराग्य, वैराग्य पाने की। हम ये घर वैराग्य चाहता है। यहाँ पे वैरागी टाइप के ही जो है वो अच्छे रहेंगे ग्रह, जैसे केतु, गुरुदेव, बृहस्पति, शनिदेव भी यहाँ पे अच्छे रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छा केतु रहता है। केतु और गुरुदेव यहाँ पे सबसे अच्छे पाए गए हैं। तो 4, 8, 12 जो है वो आपका मोक्ष त्रिकोण है। अब मोक्ष त्रिकोण में अगर राहु आगे बैठ जाए तो वो मोक्ष दिलाया देगा। वो तो उसकी तो चाहत, उसकी तो इच्छाएं इतनी ज़्यादा है कि वो मोक्ष दे, वो छोड़ने देगा, वो हमेशा पाना चाहेगा। छोड़ने का काम केतु का है। वो यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो हम आज की वीडियो में इतना समझे हैं कि हमारे ग्रह और हमारे जो भाव है, ग्रहों की मित्रता, भाव क्या है और उनका स्वभाव क्या है, त्रिकोण क्या क्या है, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। और भाव के अलग अलग वृत्तियों के बारे में, भाव क्या है, भाव के बारे में बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे।